कल हमने क्या क्या पढ़ लिया था एक बार देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारा कल का चैप्टर स्टार्ट हुआ था। हमने पढ़ा था कि कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस क्या हैं, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है अर्थ पे, और उनके नाम क्या हैं, है ना। ये सब हमने पढ़ा था। फिर इनका इम्पैक्ट देखा था कि अर्थ पे क्या है, अर्थ पे ह्यूमन लाइफ पे इनका क्या इम्पैक्ट है, ओशियंस का एंड कॉन्टिनेंट्स का। ये हमने देखा था कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो है वो ज़्यादा लैंड है और कम है आपके सदर्न हेमिस्फीयर पे। ये आपकी ओशियन लाइफ थी। कोरल रीफ्स हैं, स्टार फिश हैं, फिशेज हैं अलग अलग टाइप की। स्टार फिश जो एक फिश नहीं होती, ओके। चलो, फिर ये हमने इनके नाम देखे थे, कौन कौन से नाम हैं इनके, और कितने ओशियन है, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, क्या क्या नाम है इनके, ये सब हमने देखे थे। ये आपके कॉन्टिनेंट्स आ गए। ये साइज इनका बता रखा था, साइज वाइज कौन सा सबसे बड़ा है। फिर ये ओशियन की लाइफ थी। ओशियन जो है हमारी, ओशियन अगर नहीं होता तो हमारी रेनफॉल नहीं होती। हमने वाटर साइकिल कल देखी थी, है ना। ऑक्सीजन जो है वर्ल्ड की मोर देन हाफ ऑक्सीजन जो है हमारी ओशियन से ही आती है। हम इसको द प्लेनेट्स लंग भी बोलते हैं ओशियंस को, है ना। तो ये हमारा कल वाला चैप्टर था। चलो आज का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ। लैंडफॉर्म्स, लैंडफॉर्म्स धरती पे जो अलग अलग टाइप की फॉर्म्स हैं धरती की मिट्टी की, जैसे क्या, जैसे कि पहाड़ माउंटेन्स हो गए, पठार प्लेट्यू हो गए, आइलैंड्स हो गए, डेजर्ट हो गए। तो ये सब अलग अलग प्रकार के जो फॉर्म्स है लैंड के ऊपर, वो हम देखेंगे, ठीक है। व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स और उनकी सिग्निफिकेंस क्या है लाइफ पे और कल्चर पे, और चैलेंजेस क्या है वहां पे रहने वाले लोगों के, जैसे पठारों में जो लोग रहते हैं उनके पास क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या चैलेंजेस है। पहाड़ों में जो लोग रहते हैं उनके पास क्या चैलेंजेस हैं, क्या चैलेंजेस वो फेस करते हैं इन लाइफ, और अपॉर्चुनिटी क्या है उनके पास, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। लैंडफॉर्म क्या होता है। ए लैंडफॉर्म इज ए फिजिकल फीचर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। फिजिकल फीचर क्या है, फिजिकल फीचर है। फिजिकल फीचर हमने क्या देखे थे, मैप वाले चैप्टर में देखे थे ना हमने। फिजिकल फीचर्स क्या थे, माउंटेन, प्लेट्यू, रिवर, आइलैंड्स, ये सब क्या है फिजिकल फीचर, ठीक है। चलो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये होते हैं आपके लैंडफॉर्म्स, ठीक है। फिजिकल फीचर्स को क्या बोलते हैं हम, लैंडफॉर्म बोलते हैं। ब्रॉडली जो है ये मोटे मोटे तौर पे इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। माउंटेन्स हैं, प्लेट्यू है और प्लेन्स हैं। इनमें जो है डिफरेंट क्लाइमेट होते हैं और डिफरेंट वेराइटी के जो हैं फ्लोरा और फोना होते हैं। अलग अलग इनका जो क्लाइमेट होता है और उसी के हिसाब से वहाँ पे फ्लोरा मतलब प्लांट्स वगैरह और फोना मतलब एनिमल्स होते हैं। अब अगर हम माउंटेन्स की बात करते हैं, माउंटेन्स आर लैंडफॉर्म्स दैट आर मच हायर देन द सराउंडिंग लैंडस्केप। अपने आसपास का जो एरिया होता है उससे बहुत ऊंचे होते हैं वो, ठीक है। ब्रॉड बेस होता है, स्टीप स्लोप्स होते हैं, नैरो समिट होता है, ये आपके माउंटेन्स हैं, ठीक है। तो ये है इनके आसपास की जमीन, इनसे कितने ऊंचे हैं ये, है ना। और जो चोटी होती है इनकी ये तो नैरो है, और जो इनका बेस है ये ब्रॉड है, और स्लोप जो इनके स्टीप है ना, बहुत ऐसे बिल्कुल। तो ये माउंटेन्स के बारे में आपको बता रखा है।
और माउंटेन्स भी अब देखो दो टाइप के हैं, एक तो होते हैं लोअर एल्टीट्यूड पे, एक होते हैं हायर एल्टीट्यूड पे, मतलब एक छोटी पहाड़ियाँ एक ऊंची पहाड़ियाँ दिख रही हैं आपको। तो जो ये छोटी पहाड़ियाँ हैं ये क्या है, ये लोअर एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, हाइट। लोअर एल्टीट्यूड पे जो होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि सर्दियों में, विंटर में तो जो है वो बर्फ जम जाती है यहाँ पे, और गर्मियों में जो है वो मेल्ट डाउन हो जाती है। हर गर्मी में वो जो जब भी धूप बढ़ती है तो वो जो बर्फ है वो मेल्ट डाउन हो जाती है, और उसके बाद क्या करती है, पानी में चेंज हो जाती है। ठीक है, पानी में चेंज हो जाती है और वो पानी नदियों की फॉर्म में फिर बहता है। ओके, इसके अलावा आपके हाई एल्टीट्यूड वाले माउंटेन्स होते हैं जो कि परमानेंटली स्नो कैप्ड होते हैं। जो ये वाला माउंटेन है और ये वाला माउंटेन है, इस पे देखो व्हाइट कलर दिख रहा है, ये क्या है, ये आपकी स्नो है। ठीक है, जो कि गर्मियों में भी नहीं बहती है ना, काफी ऊंचे हैं ये, यहाँ तक इतनी धूप नहीं जाती कि ये बर्फ बह के और निकल जाए और नदियों में आ जाए, ऐसा नहीं होता। तो ये स्नो कैप्ड होते हैं, बीट गर्मी और सर्दी। ओके, चलो। और जो लोअर हाइट पे होते हैं लेस स्टीप स्लोप्स होते हैं, और जो राउंडेड टॉप्स होते हैं ना, एक तो माउंटेन हो गए आपके ऐसे, एक हो गए कि हाइट में भी कम है, इतने ज्यादा ऊंचे भी नहीं है, और जो ये जो चोटी है ये भी बहुत ज्यादा ऐसे तीखी नुकीली नहीं है, कैसी है, राउंडेड है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी समतल सी जगह भी होती है। तो ये आपकी क्या होगी, इनको आप क्या बोलते हैं, इनको बोलते हो आप हिल्स। ठीक है, पहाड़ियां, पर्वत और पहाड़ियों में फर्क होता है ना। चलो, व्हाट इज स्नो, स्नो क्या है, अब स्नो क्या है, जो आपके हिमालय रीजन है, हिमालय जो आपका पर्वत है उसकी श्रेणी में जो जो आपके रीजन्स आते हैं, जैसे कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये जो है ये क्या है, ये पहाड़ों में बसे हुए राज्य हैं आपके, है ना। तो इनका क्या है कि मोस्टली जो प्रेसिपिटेशन होते हैं ना, प्रेसिपिटेशन वो आपकी पानी की फॉर्म में, या तो रेन या फिर हेल। हेल क्या होते हैं, ओले जो आपके पड़ते हैं ना, और रेन क्या होती है, बारिश, पानी की जो बारिश होती है। तो हमारे नॉर्मल रेस्ट ऑफ इंडिया में तो ये होता है, कभी कभी तो ओले बरस जाते हैं, मोस्टली टाइम आपका पानी बरसता है। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसा नहीं होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है आपकी, क्योंकि वहां पे ठंड ज्यादा होती है और इतनी नीचे नहीं होते वो, तो वहां पे क्या, बर्फ बरसती है। ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं स्नो। ये स्नो, हेल, रेन, ये सब क्या है, प्रेसिपिटेशन के टाइप्स हैं। ओके, चलो। अब ये आपके अलग अलग इन्होंने माउंटेन दिखा रखे हैं। ये आपको माउंट एवरेस्ट दिखा रखी है, माउंट ब्लैंक, किलिमंजारो, अकोनगुआ, कंचनजंगा, अनायमुड़ी, है ना। ये अलग अलग पहाड़ियों के फोटो दिखा रखे हैं आपको। अब अगर हम देखें ये कहाँ पे हैं, ये इनको हम एक बार देख लेते हैं। देखो लैंड फॉर्म्स ये हैं आपके लैंड फॉर्म्स की, ये ग्लेशियर हो गए, अलग अलग टाइप के जो हैं धरती पे जो फिजिकल फीचर्स हैं, ग्लेशियर हो गए। फिर ये वोल्केनो, ये प्लेट्यू है, ये आपका ग्राउंड है ना, ये क्या है, ग्राउंड है, लैंड है, अर्थ क्रस्ट है। तो इससे जो इतनी सी ऊंचाई पे होते हैं वो तो हो गए प्लेट्यू। इससे जो बहुत ज्यादा ऊंचाई पे होते हैं, जैसे ये पहाड़, पहाड़ों की ऊंचाई ज्यादा है, ये रिवर है, डेल्टा है, आइलैंड है, आर्चियोपेलागो। आइलैंड और आर्चियोपेलागो में क्या अंतर होता है, आइलैंड तो होता है एक सिंगल सा, एक पानी में इतना सा लैंड सरफेस। आर्चियोपेलागो क्या होता है कि छोटे 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 आइलैंड से बन के एक जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होता है उसको अपन आर्चियोपेलागो बोलते हैं। ठीक है, पेनिनसुला, पेनिनसुला क्या होता है कि ऐसे तिकोना, तीन साइड से जो पानी से घिरा हुआ होता है उस धरती के पार्ट को हम पेनिनसुला बोल देते हैं। ठीक है, चलो। ये हील हो गए आपके, है ना, हील,
ये प्लेन है, ये माउंटेन, प्लेटू। प्लेटू देखो ये ऐसे इतनी धरती से ऊंचाई पे होते हैं। ये आइलैंड हो गया, चारों तरफ पानी है। लेक होगी। वैलीज, वैलीज क्या है, दो पहाड़ों के बीच में जो जगह होती है, मोस्टली यहाँ से आपकी रिवर भी बह रही होती है। ओके, चलो ये माउंटेन रेंजेज आपके, माउंटेन्स पढ़ रहे थे ना, यहाँ पे हमने जो माउंटेन्स देखे थे, तो वर्ल्ड में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो माउंटेन रेंजेस है वो ये हैं। ये आपके अमेरिका में और कनाडा में है, ये द रॉकीज माउंटेन। एंडीज आपके जो है वो साउथ अमेरिका में है, ये नॉर्थ अमेरिका में है ना। एटलस आपका कहाँ है, नॉर्थ अफ्रीका में है। जैसे ये आपका हिमालय कहाँ पे हो गया, हिमालय आपका इंडिया में, एशिया में हो गया है ना, एटलस। फिर ये आपके द एल्प्स जो हैं ये यूरोप में है। यूराल्स जो हैं, यूराल जो है ये आपके इधर, तो इसके आ जाता है यूरोप, इधर आ जाता है एशिया। तो यूराल को जो है नेचुरल बाउंड्रीज भी बोला जाता है, यूरोप और एशिया के बीच में। ठीक है, चलो तो ये आपकी उनकी मैप में उनकी पोजीशंस हैं। ये है आपका क्या, माउंट एवरेस्ट, जो कि आपकी नेपाल के अंदर स्थित है। ओके, ये आपकी कंचनजंगा, ये है आपकी माउंट एवरेस्ट, ये है कंचनजंगा। कंचनजंगा अब कहाँ पे है, ये आपका नेपाल और इंडिया, इंडिया का कौन सा पार्ट है, ये सिक्किम है ना, तो इनके बॉर्डर पे है ये। ठीक है, इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे है ये, यहाँ पे ये आपकी कंचनजंगा है। इसके बाद अगर हम किलिमंजारो की बात करें, तो किलिमंजारो जो आपके तंजानिया, अफ्रीका के अंदर तंजानिया में है। ओके, इसके बाद अगर आप बात करो माउंट ब्लैंक जो है आपका, वो यूरोप के अंदर है आपका, फ्रांस और इटली के अंदर है ना, ये रहा आपका, यहाँ पे इनके बॉर्डर पे है माउंट ब्लैंक। ये जो आपके एनसीईआरटी में जो दे रखे हैं ना, इनकी जो लोकेशन है, कौन से कंट्री में, कौन से कॉन्टिनेंट में, ये तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये है अकोनकागुआ, ये कहाँ पे है आपकी, ये है साउथ अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है उसके अंदर, अर्जेंटीना के अंदर। एंडीज माउंटेन का एक पार्ट है ये। ठीक है, ये है आपका। उसके बाद कौन सी रहेगी हमारी, उसके बाद ये है जो मेंशन कर रखे उनमें से अनायमुडी, ये रही आपकी अनायमुडी पीक। ये आपकी साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ में तो हमारे हिमालय हो गए है ना। हिमालय में जो माउंट एवरेस्ट है वो तो सबसे ऊंची है, वर्ल्ड की सबसे ऊंची है। और ये कहाँ पे है, ये आपके केरला के अंदर है। ठीक है, केरला के स्टेट में है ये आपकी जो अनायमुडी है। चलो, ये आपकी बता रखी है रेंजेज हैं अलग अलग। आपका हिमालय कहाँ पड़ता है, आपका हिमालय यहाँ कहीं है ना, ये आपके हिमालय की माउंट एवरेस्ट है ना। और फिर ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सी लेवल से बता रखा आपका, सी लेवल से है ये आपकी एल्टीट्यूड जो है। ये फिर आपकी ये बता रखी उन्हीं माउंटेन्स के जो मैंने अभी आपको मैप में दिखाई, वही आपको यहाँ पे दिखा रखी कि जो माउंट एवरेस्ट है वो तिब्बत, जो कि चाइना का वेरी पार्ट है, और नेपाल, इनके बीच में है। कंचनजंगा है जो वो नेपाल और इंडिया के बीच में है, सिक्किम के अंदर। तो ये अलग अलग बता रखी हैं। एंकोनक्वागा जो है वो आपकी साउथ अमेरिका में है और हाईएस्ट पीक है एंडीज की। किलिमंजारो जो है वो ईस्टर्न अफ्रीका में है और ये तंजानिया में है। तंजानिया एक कंट्री है, वहां पे। माउंट ब्लैंक जो है वो आपके वेस्टर्न यूरोप में है और हाईएस्ट माउंटेन है एल्प्स का।
अनाईमुड़ी जो है वो केरला में है। अनाई पीक जो है इनकी हाईएस्ट है साउथ इंडिया के अंदर। ठीक है, चलो उसके बाद दिखा रखा है कि जो हिमालय है, हमें अभी क्या देखना है इनका, हमने क्या देखे हैं, लैंड फॉर्म्स देखे हैं। ठीक है, अभी लैंड फॉर्म में जो है फ्लोरा एंड फोना भी हम देखेंगे। फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा क्या है, प्लांट्स कौन कौन से यहाँ पे, वेजिटेशन क्या क्या मिलते हैं यहाँ पे, प्लांट्स ग्रास वगैरह। फोना में क्या आ जाएंगे कि एनिमल्स कौन कौन से मिलते हैं यहाँ पे। ओके, तो माउंटेन जो होते हैं वो टॉल होते हैं, शार्प होते हैं पीक्स रिलेटिवली, और जो हिमालय है हमारा वो रिलेटिवली यंग है। यंग मतलब कि अभी कुछ साल पहले ही, कुछ साल का मतलब ये नहीं है कि 10-20 साल पहले, मिलियंस ईयर अगो वो यंग है। मिलियन ईयर अगो बना था लेकिन फिर भी यंग है ना। अभी भी वो हर साल साइज में जो वो कुछ सेंटीमीटर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो हिमालय क्या हमारा यंग है, और उसकी जो चोटियां वो बहुत शार्प हैं। और ऐसे ही कुछ जो माउंटेन्स होते हैं वो आपके राउंडेड माउंटेन्स होते हैं, जैसे कि अरावली रेंज जो आपकी है वो मच ओल्डर है, मतलब ये मिलियन ईयर्स अगो है। तो जो अरावली है वो तो इससे भी बहुत ज्यादा पुराना है, और जो इरोजन है उसका, वो छोटा क्यों हो गया है, उसके राउंडेड, कभी तो वो भी हिमालय के जैसे ही थे ना, बहुत ऊंचे विशालकाय, लेकिन वो इरोजन हो गया है, इसी वजह से वो क्या हो गए हैं, राउंडेड उनकी जो है वो पीक होगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें आप, ये आपका इस साइड जो है ये आपका हिमालय है। ठीक है, ये आपकी क्या है, ये आपकी अरावली है। तो ये देखो हिमालय स्टीप पीक्स हैं इसकी, और ऊंचाई भी बहुत ज्यादा है। ये आपकी अरावली है। अरावली में ये देखो ये इरोजन हो गया इसका ना, कुछ चोटियां इसकी अभी भी ऐसी बची हुई हैं, लेकिन मोस्टली जो है ये राउंड हो गई हैं क्योंकि इरोजन हो गया यहाँ पे। ठीक है, चलो अब माउंटेन का एनवायरनमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। एनवायरनमेंट मतलब कोल्डर रीजन है एज कंपेयर टू प्लेन्स, है ना, ऊंचाई पे है तो ठंडा रीजन है। तो वहां पे मोस्टली क्या मिलते हैं आपको, माउंटेन फॉरेस्ट मिलते हैं, जिसमें कि आपके कैनिफर ट्रीज होते हैं, जैसे पाइन्स हो गए, फिर्स हो गए, स्पर्स हो गए, देवदार हो गए, ये सब आपको मिलते हैं वहां पे। ओके, इसके अलावा अच्छा इन्होंने बता रहा कॉनिफर ट्रीज क्या होते हैं, ये ग्रो टॉल, बहुत लंबे इनकी हाइट होती है, कोन शेप के होते हैं ये, कोन शेप ऐसे। ठीक है, और पॉइंटेड लीव्स होती हैं इनकी, इनकी जो पत्तियां होती है वो भी बहुत नुकीली होती है। ठीक है, हायर एल्टीट्यूड पे मिलते हैं, और गिव वे टू ग्रासेस एंड मॉसेस एंड लिचेंस। तो मतलब यहाँ पे जो है, जो नीचे जो जमीन बच गई, तो यहाँ पे आपके अलग अलग टाइप के ग्रासेस भी होते हैं, मोसेस और लिचेंस वगैरह भी यहाँ पे होती हैं पैदा। ठीक है, अब इनकी डेफिनेशन दे रखी है इन्होंने कि ग्रासेस क्या होते हैं, माउंटेन क्या होते हैं, लिचेंस क्या होते हैं। तो लिचेन क्या है, ए प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म दैट जनरली क्लिंग्स टू रॉक वॉल्स और ट्री। आपने काईनुमा कुछ देखा होगा ना, हरा हरा जो पत्थरों पे या कहीं पे भी आप जब पहाड़ों में जाते हो तो बहुत ज्यादा आपको ग्रीन ग्रीन वो दिखाई देता है, तो वो क्या होती है, वो आपकी लिचन होती हैं। उसके बाद अगर मोसिस की आप बात करें तो सेम, ए स्मॉल ग्रीन प्लांट विदाउट फ्लावर और ट्रूस रूट्स। मोसिस क्या होते हैं कि छोटा सा हरे रंग का पौधा होता है, लेकिन उसका क्या होता है ना, उसकी ट्रू रूट्स होती हैं ना, उसके क्या होते हैं फ्लावर वगैरह होते हैं, है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ मतलब वो आप उसके जो पार्ट्स हैं वो डिफाइन नहीं कर सकते कि ये रूट है ये फ्लावर है, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ एक हरे रंग का कुशन लाइक कवर सा जो हो जाता है वो बन जाता है, वो आपके मोसिस हो जाते हैं। ठीक है, अगर माउंटेन फॉरेस्ट की आप बात करते हो तो ए टाइप ऑफ फॉरेस्ट दैट ग्रोज इन माउंटेनियस रीजन। माउंटेन फॉरेस्ट आप किसको बोल देंगे, जो माउंटेन रीजन में, एम से माउंटेन और एम से माउंटेन। ठीक है, ये बहुत बार आपसे पूछा जाता है क्लाइमेट क्लासिफिकेशन।
क्लासिफिकेशन आपसे जो है वो पूछी जाती है कि किस टाइप के रीजन में किस टाइप के पौधे उगते हैं। तो ये आपको याद रखना है, एटलीस्ट उतना जितना आपको एनसीईआरटी में बता रखा है। ठीक है, तो ये आप इसमें भी एक बार देख लीजिए ये कैसे क्या है। ये देखें, ये आपके हैं कैनिफोरस ट्रीज, जैसे इन्होंने बताया था। और ये इनके अलग अलग टाइप हैं, ये सिर्फ माउंटेन्स में ही होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसे पेड़ पौधे देखने को नहीं मिलेंगे। हर जगह की अपनी खासियत होती है, हर जगह का अपना एक क्लाइमेट होता है, हवा पानी जो है उसी के हिसाब से वहाँ के पौधे उगते हैं। तो ये आपको सिर्फ पहाड़ों में देखने को मिलेंगे। ये अलग अलग टाइप है पहाड़ों में मिलने वाले पौधों के। ये इस टाइप के जो हैं यहाँ पे ये उगते हैं। जब भी आप पहाड़ों में घूमने गए होगे कभी तो आपने देखा होगा इस टाइप के ये सारे आपको वहां पे पौधे देखने को मिल जाएंगे, प्लांट। ठीक है, चलो तो एक हिमालय का जिक्र अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो एक कालिदास के नाम के एक पोइट हुए थे आपके। ठीक है, संस्कृत पोइट थे, ये संस्कृत भाषा में लिखते थे। कुमार संभवम नाम की इनकी एक किताब है जो इन्होंने लिखी है। ठीक है, उस कुमार संभवम में इन्होंने जो है हिमालय के बारे में लिखा हुआ है बहुत कुछ। ठीक है, कालिदास जो है ये आपके चंद्रगुप्त टू के कोर्ट में थे, नवरत्नों में से एक थे। और कुमार संभवम जो है ये आपके महादेव और माता गौरी पार्वती जो हैं, ठीक है, उनका जो है रोमांस दिखा रखा है इसमें। और उसके बाद जो कार्तिकेय जो हैं इन दोनों के पुत्र, उनके जो बर्थ ऑफ कार्तिकेय के ऊपर ये स्टोरी है। ठीक है, इसमें महादेव और पार्वती माता के बारे में इन्होंने लिख रखा है कि वो कैसे पर्वत मतलब ऊपर हिमालय पे बैठ के वो अपनी वो कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, माता उनसे कैसे मिली और कैसे फिर ये कुमार जो है वो संभव हो पाए, कुमार का जन्म जो वो संभव हो पाया। ठीक है, अब ये जो है ये आपकी क्या है, ये आपके फोना आ गया कि किस किस टाइप के एनिमल्स होते हैं वहां पे। ठीक है, ये है फैल्कन, ये बोला जाता है कि फास्टेस्ट स्पीड है इसकी, फास्टेस्ट स्पीड वाला ये एक पक्षी है। ये छोटे छोटे जितने भी मीडियम साइज के जो बर्ड होते हैं ना उनको खाता है ये। ठीक है, ये फिर आपका हिमालयन थार हो गया। ये सब आपको सिर्फ माउंटेनियस एरिया में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर इनको आप यहाँ पे ले आओ, ये याक वगैरह के बारे में वाइफ और याक अपन पढ़ते भी थे ना, तो ये आपको यहाँ पे ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे अगर आप प्लेन्स पे लेके आओगे या किसी और जगह पे, क्योंकि ये नेचुरली पहाड़ों में रहने के लिए बने हैं। ठीक है, डीप फॉरेस्ट, फ्लोइंग रिवर्स, लेक्स, ग्रासलैंड, केव्स, ये जो है होम टू डाइवर्स फोना। ये सारी चीजें हमें मिलती हैं। बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट होते हैं, नदियां बह रही होती है, ये हिमालय पर्वतों के बारे में ये बताया गया है। ठीक है, और गंगा के बारे में इन्होंने बताया है। गंगा जो रिवर है, गंगा जो है लार्जेस्ट रिवर ओरिजिनेटिंग इन द हिमालय, हिमालय के अंदर जो सबसे बड़े वाली जो रिवर है वो क्या है, गंगा है। ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर का जो है जो इसका लेंथ है। और इसकी बहुत सारी ट्राइब्यूटरीज हैं, जैसे यमुना होगी, घाघरा होगी, ये भी आपकी हिमालय से ही बहती हैं। ठीक है, यमुना घाघरा वगैरह ये भी आपकी हिमालय से ही बहती हैं। और लेकिन हिमालय से बहने वाली लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, वो गंगा है। ओके, गंगा की और भी ट्राइब्यूटरी क्या है, सहायक नदियां, कि जैसे ये एक नदी बह रही है तो इसकी सहायक नदी है कि वो भी अपना पानी लाके इसी नदी में डाल रही है। ठीक है, ये है ट्राइब्यूटरी। तो गंगा अगर इधर से आ रही है, ये आपका हिमालय हो गया। तो जो आपकी यमुना और घग्गर है वो भी हिमालय से ही आ रही है। और जो साउथ से जो है विंध्य रेंज से सोन और सोन आती हैं। ठीक है, इसका मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, ये देखें आप, ये है आपकी गंगा रिवर, ये आपको गंगा दिखाई दे रही है ना।
ये आपकी गंगा रिवर आ रही है यहाँ से। ये आपकी गंगा रिवर है। अब इन्होंने बोला है कि घाघरा जो है ये आपकी घाघरा है, ये आपका हिमालय है सारा, है ना, ये यहाँ पे हिमालय है सारा। और यमुना भी जो है आपकी वो हिमालय से ही आती है। ठीक है, इसके अलावा सोन आपको बताई गई है, ये आपकी सोन जो है ये साउथ से आती है। यहाँ पे आपकी विंध्य और सतपुड़ा रेंजेज हैं। ठीक है, तो यहाँ से सोन जो है ये इसकी ट्राइब्यूटरी है। ओके, तो ये मैप आपको याद करना है, खुद प्रैक्टिस करना है आपको मैप। चलो, अब लाइफ इन माउंटेन्स हमने क्या देख लिया? हमने देख लिया कि किस टाइप के पेड़ पौधे होते हैं, हमने देख लिया कि किस टाइप के जो है आपके एनिमल्स वहां पे मिलते हैं। हाय दुबे, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू। आप बताएं कैसे हैं? चलो, अभी हम देख लेते हैं कि लाइफ इन माउंटेन्स कैसे होते हैं। लाइफ एज इन ह्यूमन बींग्स, अगर हम देखें कि ह्यूमन बींग्स की जो लाइफ है वो कैसी होती है माउंटेन्स में, तो माउंटेन्स का जो टेरेन होता है, टेरेन क्या होता है? टेरेन होता है एक स्ट्रेच ऑफ लैंड, है ना। जैसे अपने यहाँ प्लेन्स में क्या है, बहुत ज्यादा समतल धरती हमें देखने को मिलती है। पहाड़ों में ऐसा नहीं होता है, बहुत कम आपको समतल भूमि देखने को मिलती है वहां पे। ठीक है, तो इसीलिए जो रेगुलर फार्मिंग जो होती है ना, जो हम खेत जैसे हम उगाते हैं, वहां पे इतने बड़े ऐसे खेत नहीं होते। सिर्फ कुछ ही वैलीज में जो हम रेगुलर फार्मिंग वहां पे कर पाते हैं। इक्का दुक्का वैली में आपका जो है इतना स्फीयर ऑफ लैंड आपको देखने को मिलता है कि आप वहां पे फार्मिंग कर पाए। अदरवाइज वहां पे क्या होती है, कटिंग इनटू स्लोप्स, हम क्या करते हैं, टेरेस फार्मिंग करते हैं वहां पे। ठीक है, जैसे ये आपका पहाड़ हो गया, इसको ऐसे यहाँ से हल्के हल्के एरियाज में जितने हमें समतल दिखाई दे रही हैं, यहाँ पे हम सीढ़ीनुमा जो है वो फार्मिंग करते हैं। सीढ़ीदार फार्मिंग खेती बोलते हैं इसको आप इंग्लिश में, तो वो हम करते हैं। ठीक है, टेरेस फार्मिंग इन इंग्लिश। तो पहाड़ों पे कौन सी किस प्रकार की खेती की जाती है, या तो सीढ़ीदार बोल सकते हो आप, या फिर टेरेस फार्मिंग। ठीक है, तो इसीलिए जो खेती जो है वहां पे वो इतनी लाभदायक नहीं है जितना कि हर्डिंग। हर्डिंग जो है, जो अगर आपसे पूछा जाए कि पहाड़ों में जो है प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या है लोगों का, तो वो क्या है, हर्डिंग। हर्डिंग क्या है, पशुपालन। एक प्रकार के पशुओं का एक झुंड, उसको हर्डिंग बोल देते हैं। जैसे भेड़ बकरी हो गया, है ना, गाय भैंस हो गया। तो ये जो है वो जो है लोग ज्यादा करना पसंद करते हैं एग्रीकल्चर के बजाय, है ना। एग्रीकल्चर में इतना फायदा होता नहीं उनको, और इतना ईजी होता भी नहीं, इतनी लैंड अवेलेबल होती भी नहीं एग्रीकल्चर के लिए। ओके, और अगर हम बात करें कि मेन सोर्स ऑफ इनकम उनका क्या रहता है, मोस्टली पहाड़ी लोगों का मेन सोर्स ऑफ इनकम रहता है टूरिज्म, है ना। हम लोग जो प्लेन से या कोस्टल एरियाज से, जो जिनको पहाड़ देखने का शौक होता है वो जाते हैं वहां पे, है ना। तो मेन सोर्स ऑफ इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम हो गया उनका टूरिज्म। वहां पे लोग जाके क्या करते हैं, स्कीइंग करते हैं, हाइकिंग करते हैं, पैराग्लाइडिंग, आप पहाड़ों से वो कूदते हो, वो सब, है ना। तो वो जो है मेन सोर्स ऑफ इनकम इनका है। इसके अलावा पहाड़ों में बहुत सारे आपको मंदिर देखने को मिलेंगे, है ना। होली साइट्स आपको वहां पे देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपका वैष्णो देवी माता का जो मंदिर है वो भी आपको पहाड़ों में मिलेंगे। कितने सारे मंदिर हैं उत्तराखंड में, हिमाचल में, बहुत सारे पिलग्रिम, पिलग्रिम मतलब रिलीजियस होली साइट्स, बहुत माताओं के, बहुत भगवानों के। कैलाश भी आपका पहाड़ों पे है ना। तो ये सारे टाइप के जो हैं होली साइट्स जो हैं, ये भी आपको पहाड़ों में देखने को मिलती है। इसीलिए भी टूरिज्म होता है। एक क्या होता है, एडवेंचर होता है, एडवेंचर के लिए लोग जाते हैं, है ना। एक क्या होता है कि रिलीजियस पर्पस के लिए भी जाते हैं। चलो, फिर ये फैक्ट है कि बिछिंद्री पाल जो है वो जो है सबसे पहली फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी। बिछिंद्री पाल 1984 में पहली हिंदुस्तानी महिला थी। ये कहाँ से थी ये, आप मेरे को ये बताएं। बिछिंद्री पाल इंडिया में कहाँ से थी, आप मेरे को ये बताएंगे कमेंट सेक्शन में, कौन से स्टेट से बिलोंग करती थी ये। और इसके अलावा, और इनको जो है पद्मश्री भी मिला है और पद्म भूषण भी मिला है। पद्मश्री इनको कब मिला था,
और पद्म भूषण कब मिला था, ये भी आप ईयर लिखेंगे। इनको दो, बछेंद्री पाल को 2 अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है, पद्मश्री और पद्म भूषण। इसके अलावा जो है अरुणिमा सिन्हा भी एक लड़की हैं, इन्होंने अलग अलग बहुत सारे अलग अलग पहाड़ों पे जो है वो चढ़ाई की है। माउंट एवरेस्ट पे ये 2013 में चढ़ी थी, ठीक है। उसके अलावा हर कॉन्टिनेंट में, कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप, हर महाद्वीप में अलग अलग जितनी भी ऊंची चोटियां हैं सब पे चढ़ के आई हैं ये। अंटार्कटिका में भी गई थी ये, माउंट विंसन। तो ये माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ चुकी हैं, विंसन पे भी चढ़ चुकी हैं, और इनको भी जो है, अरुणिमा को भी 2015 में जो है पद्मश्री मिला था, ठीक है। चलो, अब ये तो हो गया कि कैसे क्या रहता है पहाड़ों पे, ना। अब पहाड़ों पे जो है जितनी ब्यूटी, शुद्ध हवा और ये सब हमें पहाड़ देते हैं, उतना ही यहाँ पे रहने का खतरा भी है, ठीक है। प्रोज हमने देख लिए, कॉन्स क्या होते हैं, यहाँ पे रहने का खतरा क्या होता है पहाड़ों पे। तो ये देखो, फ्लैश फ्लड आते हैं यहाँ पे, लैंडस्लाइड हो जाता है, अनकंट्रोल टूरिज्म हो जाता है यहाँ पे, ना। लोग पहुंच जाते हैं पर्टिकुलर, जैसे ही गर्मियों की छुट्टियां पड़ती हैं सब भाग लेते हैं कि पहाड़ों पे जाना है, फिर वहां पे लंबे लंबे जाम लग जाते हैं, है ना, अनकंट्रोल हो जाते हैं लोग वहां पे। उसके बाद क्या है, एवलेंचेस, हैवी स्नोफॉल हो जाना, क्लाउड बर्स्ट हो जाना, कोल्ड वेदर। अब इनको एक एक करके हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। लैंडस्लाइड क्या होता है, लैंडस्लाइड हो जाता है कि एकदम से भूस्खलन, कि किसी भी रीजन से जो है धरती खिसक गई, है ना। बड़े बड़े पहाड़ हैं, कोई भी पहाड़ इधर से उधर खिसक गया किसी भी रीजन से, उसको हम बोलते हैं लैंडस्लाइड। जैसे कि ये आपको यहाँ पे दिखा रखा है ना, ये गैप आपको दिखा रखा है। उसके अलावा फ्लैश फ्लड्स, फ्लैश फ्लड्स जो है वो क्लाउड बर्स्ट की वजह से होते हैं। फ्लैश फ्लड क्या है, एकदम से बादल फटा और बादल फटने की वजह से जो एकदम से बाढ़ वहां पे आ गई, तो उसको हम बोलते हैं फ्लैश फ्लड। ये आपको दिखा रखी है। क्लाउड बर्स्ट भी अपने आप में एक डिजास्टर टाइप है, कि पानी एकदम, जिस एरिया में अगर एक जगह पे कोई लोग हैं और वहां पे एकदम से बादल फट जाता है, तो वो लोग वहीं के वहीं मतलब जो है उस प्रॉब्लम में, या तो बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है वहां से निकलना, है ना। एकदम से सारा का सारा पानी एक पर्टिकुलर जगह पे जो है पोर डाउन हो जाता है। उसके अलावा एवलांचेस, एवलांचेस क्या है, एवलांचेस है कि एकदम से भारी बर्फ का गिर जाना। जैसे ये बर्फ है, ये बर्फ जैसे भूस्खलन होता है ना, धरती खिसक जाती है, ऐसे ही ऊपर पहाड़ों पे जो बर्फ होते हैं वो भी एकदम से बहुत बड़ी बर्फ की एक चद्दर है वो गिर जाती है, उसको आप बोलते हो एवलांच, ठीक है। या फिर कोल्ड वेदर, ये तो है ही एक, कि वो इतना ज्यादा ठंड वहां पे हो जाए कि सहन ना हो आपसे, राइट। चलें, तो ये बता रखा है माउंट एवरेस्ट के बारे में। माउंट एवरेस्ट जो है वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है ना, इसकी हाइट इन्होंने बता रखी है ये, और ये कुछ कुछ सेंटीमीटर हर साल जो है ये बढ़ती रहती है। अब माउंट एवरेस्ट को जो है हम तो बोलते, दुनिया में इसको जाना जाता है माउंट एवरेस्ट के नाम से, हम भी इसको माउंट एवरेस्ट ही बोलते हैं। लेकिन जो तिब्बत वाले लोग हैं, तिब्बत में जो लोग हैं वो इसको क्या बोलते हैं, चोमुलुंगमा। तिब्बत में इसका नाम है चोमगु लुंगमा, जिसका मतलब है मदर गॉडेस ऑफ द वर्ल्ड, मदर गॉडेस ऑफ द वर्ल्ड, की पूरे संसार की माता। उसके बाद जो है नेपाल के जो लोग हैं वो उसको बोलते हैं सागर माता, गॉडेस ऑफ द स्काई, गॉडेस ऑफ द स्काई मतलब आसमान की माता, ये क्या है, सागर माता, ठीक है। नेपाल के लोग बोलते हैं सागर माता। ऐसे ही जो माउंट कैलाश है वो भी तिब्बत में है। तिब्बत में जो माउंट कैलाश है ना, कैलाश हमारे भी मान्यता है ना कि कैलाश में हमारे भोलेनाथ रहते हैं। ऐसे ही जो बुद्ध धर्म के लोग हैं, हिंदू लोग क्या मानते हैं कि वो हमारे महादेव के लिए है, वो जगह है ना, महादेव वहां पे वास करते हैं। ऐसे ही बुद्ध धर्म के लोग हैं, जैन धर्म के लोग हैं। बोन एक तिब्बत का एक रिलीजन है। बुद्ध, जैनिज्म और हिंदुइज्म ये तो हमारे यहाँ पे भी मिलते हैं। बोन जो है वो एक तिब्बत का रिलीजन है, धर्म है। तो ये सब लोगों की मान्यता है कैलाश को लेके, ठीक है। चलो, अब हमने पहाड़ देख लिए, अब हम बात करते हैं प्लेट्यूज के बारे में।
ये 6th क्लास की एनसीईआरटी है। अब हम बात करते हैं प्लेट्यूज के बारे में। प्लेट्यू जो होते हैं वो आपने अभी देखा था कि ये अपने आसपास की जो जमीन होती है, ये आपकी जमीन है, इससे थोड़े से ऊंचे होते हैं, है ना। ये इतने ऊंचे ये प्लेट्यू होते हैं आपके। पहाड़ तो बहुत ज्यादा ऊंचे थे आपके, है ना। प्लेट्यू जो है ये कम ऊंचे होते हैं। यंग और ओल्ड ये भी दोनों टाइप के हो सकते हैं। ओल्ड का क्या मतलब है, बहुत पुराने थे, पहले इतने ऊंचे थे लेकिन बहुत पुराने हैं, तो ये क्या हुआ, ये इरोजन हो गया, इरोजन हो के जो है ये कम हो गए, इनकी हाइट कम हो गई, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करें कि दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटू कौन सा, सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा, तो वो है तिब्बतन प्लेटू। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड, तो वो है तिब्बतन प्लेटू। ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये देखें, ये है तिब्बतन प्लेटू। तिब्बत है ना, जो चाइना जिसको अपना पार्ट मानता है, तिब्बत बोलता मैं तो अलग से कंट्री हूँ, लेकिन चाइना बोलता है कि नहीं, तिब्बत हमारा ही पार्ट है। तो ये पूरा तिब्बत जो एक प्लेटू पे बना हुआ है, ठीक है, तो इसको हम तिब्बतन प्लेटू बोलते हैं। ये हमारा इंडिया है, यहाँ पे ये चाइना है, ये तिब्बत है। तो सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा प्लेटू है जो, वो है तिब्बतन प्लेटू। हमारे यहाँ पे कौन सा है सबसे बड़ा, वो है डेक्कन प्लेटू, ठीक है। अब तिब्बतन प्लेटू के बारे में इन्होंने बता रखा है कि तिब्बतन प्लेटू जो है ना, वो 4,500 मीटर ऊंचा है। हमारा जो क्या था, हमारा जो माउंट एवरेस्ट की कितनी थी, 88 समथिंग थी ना, इतनी कुछ थी। तो ये तिब्बतन प्लेटू इससे हाफ है ऊंचाई में, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ये भी आपका बहुत जरूरी है, ये आपको याद रखना चाहिए कि तिब्बतन प्लेटू को जो है रूफ ऑफ द वर्ल्ड आपका बोला जाता है। और इसका जो ये कितना बड़ा है, मतलब ऐसे, तो ये है 2,500। इसकी जो ऊंचाई है वो तो कितनी है, 4,500 है ना। और जो ये इसकी जो ये है चौड़ाई जो है, ये है 2,500 किलोमीटर। ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है, ठीक है। कितना लंबा कि हमारे चंडीगढ़ से लेके कन्याकुमारी तक का जो आपका एरिया है उतना, ये जो है ये 2,500 है इसका। ये जो एरिया इसका 2,500 है, मतलब इतना कि हमारा चंडीगढ़ यहाँ से लेके, और अगर हम कन्याकुमारी तक चले जाएं, अगर हम अपने किससे, इंडिया से इसको अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, तो इतना है ये, ठीक है। चलो, और डिक्कन जो है, डिक्कन प्लेटू, ये हमारे इंडिया का है ना। तो इंडिया का जो डिक्कन प्लेटू है, ये हमारा वन ऑफ द ओल्डेस्ट है। डिक्कन प्लेटू जो है ओल्डेस्ट प्लेटू है इन द वर्ल्ड। पूरे संसार में सबसे पुराना प्लेटू ये माना जा सकता है। और ये कैसे बना था, वोल्केनिक एक्टिविटी से। वोल्केनो आप देखते हैं ना, ज्वार भाटा या कुछ तो बोलते हैं उसको, है ना। तो ये है आपका डिक्कन प्लेटू, ये आपके साउथ में स्थित है। इस डिक्कन प्लेटू की हम बात कर रहे हैं, ये है डिक्कन प्लेटू। ये जो है दुनिया का सबसे पुराना जो है आपका प्लेटू है। और ये वोल्केनिक एक्टिविटी से बना हुआ है कि यहाँ पे ज्वार भाटा, वोल्केनो यहाँ पे फटा था, और उसकी जो राख वगैरह थी या उसका जो रिमेन था, उससे ये प्लेटू जो आपका बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन से प्लेटू हैं इंडिया में, ये आप देख लीजिए। देखो, एक तो ये शिलोंग प्लेटू है, ये हो गया शिलोंग, जो कि कहाँ पे, शिलोंग किसकी कैपिटल है ये बताएं मेरे को आप। शिलोंग जो है कौन से राज्य की कैपिटल है। फिर एक बुंदेलखंड प्लेटू आ गया, मालवा प्लेटू है, मारवाड़ प्लेटू है। डिक्कन प्लेटू के बारे में हमने बात कर ली। दंडकारण्य, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर जो है यहाँ आपके आपके मिनरल्स रिसोर्सेज बहुत ज्यादा मिलते हैं ना। आपका खदान है यहाँ पे, कोल की खदान है यहाँ पे, है ना। बहुत सारा जो मिनरल है वो मिलता है। ये बागेलखंड है, तेलंगाना प्लेटू है, कर्नाटका प्लेटू है, ये सब प्लेटू हैं। चलो।
जो प्लेट्यू जो होते हैं वो मेनली रिच इन मिनरल डिपॉजिट होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स आपको मिलते हैं, और इनको प्लेट्यूज को हम स्टोर हाउस ऑफ मिनरल भी बोलते हैं। स्टोर हाउस ऑफ मिनरल, हमारे स्टोर हाउस में हम बहुत सारा सामान इकट्ठा करके रखते हैं ना, तो ऐसे ही दुनिया के जहां जहां भी जितने भी प्लेट्यू है ना, उन पे मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लेके चलें तो जितनी भी दुनिया की माइंस हैं, दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी खदानें हैं ना, वो सारे जो हैं आपके प्लेट्यूज पे ही हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर अफ्रीकन प्लेट्यू लेके चलते हैं ना, अफ्रीका में एक प्लेट्यू है जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, वहां वो गोल्ड और डायमंड के लिए सबसे बड़ा प्लेट्यू है। गोल्ड और डायमंड की माइनिंग वहां पे होती है। इंडिया के अंदर अगर हम छोटा नागपुर की बात करें तो आयरन, कोल, मैग्नीज, ये सब यहाँ पे मिलता है। ठीक है, ये देखें आप, ये है हमारा छोटा नागपुर, यहाँ पे आयरन, मैग्नीज, गोल्ड सब कुछ मिलता है। ठीक है, दुनिया में अगर प्लेट्यूज की हम बात करें तो दुनिया में जो हमने अभी बात की ना कि कहाँ पे हमें सोना और डायमंड का है, वो ये है साउथ अफ्रीका का प्लेट्यू। ये आपको ब्राउन ब्राउन दिख रहा है यहाँ पे आपको बहुत सारा जो है गोल्ड और डायमंड मिलता है साउथ अफ्रीका के प्लेट्यू में। चलो, तो प्लेट्यू का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज्यादा डाइवर्स होता है। मोस्टली इनकी रॉक की सॉइल होती है, रॉक की मतलब पथरीली मिट्टी होती है। ठीक है, मोस्टली ये जो वोल्केनिक एक्टिविटी से बने हुए होते हैं, और इनकी जो है जो सॉइल जो होती है, मृदा जो होती है, ब्लैक सॉइल होती है, काली मिट्टी बहुत ज्यादा होती है प्लेट्यू में। ठीक है, प्लेट्यू की जो मिट्टी होती है वो, उसमें जो ब्लैक सॉइल के जो तत्व हैं वो ज्यादा मिलते हैं। ब्लैक सॉइल में कौन सी क्रॉप हम उगाते हैं ये बताएं आप। ब्लैक सॉइल में कौन सी क्रॉप सबसे ज्यादा उगाई जाती है ये बताएं आप। प्लेट्यूज आर फॉर्म टू मैनी स्पेक्ट, और जितने भी प्लेट्यू होते हैं, एक खासियत तो क्या होगी प्लेट्यूज की कि यहाँ पे मिनरल्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। दूसरी खासियत क्या है इसकी कि वाटरफॉल्स भी यहाँ पे बहुत ज्यादा मिलते हैं। जहां भी प्लेट्यूज है ना, वहां पे आपको बहुत सुंदर सुंदर वाटरफॉल्स, झरने भी आपको देखने को मिलेंगे वहां पे। ठीक है, अब अगर एग्जाम्पल्स की बात हम करें तो जाम्बेजी रिवर है साउथ अफ्रीका में, उस पे है विक्टोरिया फॉल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सुब्रन रेखा नाम की एक रिवर है जो कि छोटा नागपुर प्लेटू में बहती है, हुंड्रू नाम का फॉल है वहां पे। सारस्वती रिवर है वेस्टर्न घाट्स में, उसमें आपको जोग फॉल देखने को मिलेगा। ओके, और नोकालिकी फॉल है एक जो कि आपको चेरापूंजी में देखने को मिलेगा, मेघालय में। ये मैं आपको दिखा देती हूँ इनकी पोजीशंस। ये देखिए, ये है आपके इंडिया के प्लेटू। ठीक है, जिन जिन की हमने बात की, ये है नोकालिकाई। ठीक है, इसके अलावा हमने कौन सा देखा था, छोटा नागपुर में देखा था ना हमने, ये रहा हुंड्रू नाम का जो है, ये रहा। इसके अलावा हमने कौन सा देखा था, जोग फॉल, ये रहा, है ना। ये जिनके भी नाम दे रखे थे ये रहे। ये आपके मेन मेन वाटरफॉल्स हैं, वाटरफॉल्स हैं इंडिया के मेन मेन से। ठीक है, कैंपटी फॉल गए भी हो गए आप लोग, अगर पहाड़ों में घूमने गए हो तो यहाँ पे तो हम जाते ही हैं बहुत, है ना। चलो, ये देखो ऐसे होते हैं आपके। नौकाकलिकाई है ना जो चेरापूंजी में, उसकी फोटो है ये। अब प्लेन्स की बात हम कर लेते हैं। प्लेन जो होते हैं हमारे, प्लेन मतलब समतल भूमि जो होती है, जहाँ पे हम मोस्टली लोग रहते हैं, समतल भूमि। अभी ये क्या है कि ये 300 मीटर तक की ही ऊंचाई पे होती है, और ये ऊंचाई क्या है, सी लेवल से। ठीक है, ये ऊंचाई है सी लेवल से। सी का जो सतह होता है ना, उसको हम 0 मानते हैं, और इससे जो ऊंचाई होती है उसकी बात कर रहे हैं हम। आप अगर रेलवे स्टेशन पे गए होंगे ना कभी, तो आप वहां पे देखना, वहां पे लिखा होता है कि इतने
मीटर फ्रॉम सी लेवल, है ना। तो फ्लड प्लेन्स भी हैं जो, वो भी आपका टाइप ऑफ प्लेन्स होते हैं। प्लेन्स मतलब समतल भूमि। खासकर ये क्या होता है कि नदियों के आसपास ये आपको देखने को मिलती है। पहाड़ों से नदियां आती है, पत्थर लेके आती हैं, वो टूट टूट के जो है मिट्टी बन जाते हैं ना, और फिर आसपास जो है वो जमा होते रहते हैं, तो उनसे आपके प्लेन्स बन जाते हैं। ठीक है, रॉक, सैंड, सिल्ट, इन सबसे जो है सेडिमेंट्स जो हैं वो बन जाते हैं, जिससे हमारा प्लेन्स हम जिनको बोलते हैं। और ये बहुत ही फर्टाइल होती है ये सोइल। यहाँ पे हमारी जो खेती होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, सारे तत्व इसमें मिलते हैं। हर टाइप की जो है इसमें हम क्रॉप्स ऑफ ऑल काइंड हम ग्रो कर सकते हैं। और प्लेन्स में जो मेजर ऑक्यूपेशन होता है ना, वो एग्रीकल्चर ही होता है। पहाड़ों में क्या था? पहाड़ों में था हर्डिंग, पशुओं को रखना, या फिर टूरिज्म था वहां पे, है ना। और प्लेट्यूज में क्या था? प्लेट्यू में मिनरल्स हमें मिल रहे थे, तो वहां के लोग खदानों में, माइंस वगैरह में काम करते हैं। और इस तरह जो प्लेन वाले जो लोग होते हैं वो कहाँ पे काम करते हैं? एग्रीकल्चर में काम करते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर करते हैं वो, ये इनका मेन ऑक्यूपेशन होता है। ये आपका इन्होंने दे रखा है मैप, जिसमें इन्होंने प्लेटू दिखा रखे हैं, रिवर प्लेन्स दिखा रखे हैं, माउंटेन रेंजेस दिखा रखी हैं। ये आप एक बार गो थ्रू करेंगे। ये मिसिसिपी रिवर है, रॉकी माउंटेन दे रखा है इन्होंने, ये अमेजन फॉरेस्ट है। ठीक है, रिवर प्लेन एरिया ये है यहाँ पे, क्योंकि अमेजन रिवर है यहाँ पे। एंडीज ये आपके साउथ अमेरिका में है। ये पहाड़ हैं, ये जो ब्राउन कलर के दिखा रखे हैं ये पहाड़ हैं, जो ये ग्रीन कलर के दिखा रखे हैं ये आपके प्लेन हैं। ठीक है, चलो ये आपका इनको सैटेलाइट व्यू ऑफ गंगा प्लेन, गंगा जो आपकी रिवर है उसका सैटेलाइट व्यू इन्होंने दिखा रखा है। ये आपकी यहाँ से ये गंगा बह रही है, ये बहुत सारी नदियां हैं, मतलब गंगा की सहायक नदियां भी हैं। ये आपका जो है ये हिमालय है, यहाँ पे ये हिमालय है, ये आपकी गंगा रिवर है। ये आसपास जो ग्रीन कलर दिख रहा है ना आपको, ये प्लेन्स का एरिया। प्लेन मतलब हम यहाँ पे कृषि करते हैं बहुत सारे, है ना, प्लेन्स में। चलो, समतल भूमि जहाँ पे सबसे ज्यादा, दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो प्लेन एरिया में ही रहती है। पहाड़ों पे रहना इतना आसान नहीं है ना, इसलिए प्लेन्स में रहती हैं। और दुनिया की जो सबसे पहली जो सिविलाइजेशन थी ना, सभ्यता, वो भी हमारी जो है नदियों के किनारे फर्टाइल प्लेन्स में ही जो है वो स्टार्ट हुई थी। हमारे यहाँ पे कौन सी? हड़प्पा, जो कि कहाँ पे? इंडस रिवर के किनारे स्टार्ट हुई थी, सिंधु रिवर, है ना। ऐसे ही एक इजिप्ट की सभ्यता थी, इजिप्शियन, वो क्या? नाइल रिवर के किनारे पे स्टार्ट हुई थी। ओके, तो जितनी भी सभ्यताएं हैं वो सारी जो हैं नदी के किनारे पे ही स्टार्ट हुई थी। और दुनिया के जो हैं मोस्टली लोग नदियों के किनारे रहते हैं। ऐसे ही हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन है ना, 1/4 जो है वो गंगा के प्लेन्स में रहते हैं, जो हमने अभी देखा ना यहाँ पे। यहाँ पे मोस्टली पॉपुलेशन 1/4 तो यहाँ पे रहती है पूरे इंडिया की। ओके, चलो मेजर ऑक्यूपेशन इनके क्या होते हैं? फिशिंग एंड एग्रीकल्चर, नदियों में मछली पालन या फिर खेती करना। क्रॉप यहाँ पे हम कौन कौन से उगाते हैं? यहाँ पे राइस, व्हीट, मेज, बार्ले, मिलेट, ये सब क्रॉप जो है यहाँ पे उगाई जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा कॉटन, जूट, हम्प, ये तो क्या होगी? ये तो होगी फूड क्रॉप्स, जो खाना हम खाते हैं। राइस खाते हैं, व्हीट खाते हैं, मेज, बार्ली, मिलेट्स, है ना, ये सब हम खाते हैं। इसके अलावा जो फाइबर क्रॉप्स होती हैं वो आपकी कॉटन, जूट और हम्प है। ठीक है, तो पहले तो जो क्या था, पहले तो जो हमारी जो क्रॉपिंग होती थी वो रेन फेड होती थी। रेन फेड मतलब बारिश आ गई और हमने खेती कर ली। लेकिन आजकल क्या है कि हमारी जो खेती है वो इरिगेशन बेस्ड हो गई। इरिगेशन मतलब हम जो है या तो पंप से, कैनाल से, या फिर मतलब जो ग्राउंड वाटर है ना उसको ज्यादा यूज कर रहे हैं हम, ग्राउंड वाटर को ज्यादा यूज कर रहे हैं, जिससे क्या है कि हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो डिप्लीट हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना।
और आने वाले टाइम में हमें इसकी जो क्या है कमी देखने को मिलेगी। आने वाले टाइम में ग्राउंड वाटर की कमी देखने को मिलेगी। हम देखते हैं ना बहुत सारे हैंडपंप लगे हुए हैं, नलके जिनको बोलते हैं ना, ट्यूबवेल हम लगा लेते हैं कृषि के लिए, खेतों में पानी देने के लिए ट्यूबवेल का यूज करते हैं। तो ऐसे हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। जैसे अगर आप राइस की खेती करते हो तो वहां पे बहुत ज्यादा आपको पानी जो है वो देना पड़ता है, पानी खड़े करके रखना पड़ता है। तो जिससे क्या होता है, हमारे पानी की खपत जो है वो बहुत ज्यादा होती है ना। और फ्यूचर में हम ये जो है ये चैलेंज हम फेस करेंगे कि पानी की कमी आ गई है ना। तो गवर्नमेंट क्या ट्राई कर रही है, गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि जहां पे जैसा भी अगर पानी की कमी है वहां पे, तो ग्राउंड वाटर को यूज ना करके जो वहां पे खेती की जा सकती है, कम पानी में खेती की जा सकती है, वो उगाओ। गवर्नमेंट इस टाइप की स्कीम्स आपकी लेके आ रही है। चलो अब देखो ये क्या बोल रहे हैं कि जो दो नदियां जहां पे मिल जाती है ना हमारे यहाँ पे, उसको जो है वो क्या माना जाता है, पवित्र पवित्र जगह मानी जाती है। हम वहां पे जाते हैं, स्नान करते हैं, है ना। तो वो हमारे लिए बहुत पवित्र जगह है। वहां पे मेले, हम त्योहार मनाते हैं, सारे मनीज रिचुअल्स करते हैं। जैसे अभी हमारा त्रिवेणी संगम है ना, क्या है, त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी पे हमारी गंगा यमुना और बोला जाता है कि जो हमारी सरस्वती है वो मिलती है। तो कुंभ का मेला लगता है, वहां पे कितने सारे लोग इकट्ठे होते हैं ना, क्या बोलते हैं कि सारे पाप धुल जाते हैं वहां पे नहाने से, है ना। तो ये अपनी अपनी मान्यताएं हैं, हम इनको बहुत ही पवित्र मानते हैं इन स्थानों को। कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है जहां पे दो नदियां आके मिलती हैं, दो या दो से ज्यादा नदियां आके मिलती हैं। और पहले के टाइमों में तो जो है लोगों के पास ट्रेन नहीं बनी थी, बस नहीं थी, कार नहीं थी। तो जो लोग हैं वो मोस्टली जो है एक जगह से जो दूसरी जगह जाते थे ना, तो वो नदियों के हेल्प से ही जाते थे, है ना। अपनी वो बना लेते थे, बोट बना लेते थे, और नदियों के जरिए ही एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे। या फिर घोड़े वगैरह होते थे, है ना, जंगलों में से जाना, ये वो। तो सबसे इजी वे क्या था उनके लिए कि नदियों में से चले जाना। आज भी हम यूज करते हैं रिवर वेज को, हम आज भी यूज करते हैं, लेकिन पहले के कंपैरिजन में जो है आज कम है। ठीक है, ये देखो ऐसे लोग अपना सामान ढोते हैं नदियों में बोट में जो है, आज भी ऐसे लोग ट्रेवल करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, हमने क्या पढ़ लिया, हमने माउंटेन पढ़ लिए, हमने प्लेटू पढ़ लिए, हमने प्लेन्स पढ़ लिए। अब चौथी जो लैंड फॉर्म है वो आपकी डेजर्ट है। डेजर्ट, रेगिस्तान। रेगिस्तान, आप बताएं रेगिस्तान वाला एरिया कौन सा है इंडिया में, रेगिस्तान कौन सी जगह पे है। तो रेगिस्तान हम किसको बोलते हैं, डेजर्ट किसको बोलते हैं, जहाँ पे ड्राई रहता है, सूखा रहता है, और बहुत कम आपकी जो है वहां पे बारिश होती है। और वहां का फ्लोरा, फ्लोरा मतलब पेड़ पौधे, और फोना जो वहां पे पाने वाले जानवर है वो भी बहुत अलग होते हैं, है ना। हमें कांटेदार पौधे में देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे कांटेदार, बहुत बड़े बड़े वृक्ष या ऐसी खेती हमें देखने को नहीं मिलेगी ना रेगिस्तान में, जैसे हमें यहाँ पे प्लेन्स में मिल जाती है नदियों के किनारे। और फोना मतलब जानवर भी, वहां पे हमें ऊंट देखने को मिलता है, या फिर ये लिजर्ड टाइप के जितने भी एनिमल्स हैं ये हमें वहां पे देखने को मिलेंगे, है ना। और डेजर्ट जो है वो दो टाइप के होते हैं, डेजर्ट जो है दो टाइप के। एक तो वो जो कतई सूखे ड्राई डेजर्ट होते हैं, जहाँ पे पानी वानी नहीं देखने को मिलता। दूसरे डेजर्ट जो होते हैं वो आपके होते हैं कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट, बर्फीले रेगिस्तान, ये क्या है, धूल मिट्टी वाले, ये क्या है, बर्फीले। तो ड्राई में आपका क्या आ गया, ड्राई में आपका एग्जांपल दिया इन्होंने सहारा डेजर्ट। सहारा ये आपका जो है अफ्रीका के अंदर है। और हमारे यहाँ पे कौन सा है, थार। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन सा है, थार डेजर्ट, जो आपका राजस्थान के आसपास आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा गोभी डेजर्ट भी है जो कि एशिया के अंदर है। और अगर आप कोल्ड डेजर्ट की बात करें, कोल्ड मतलब ठंडा, तो वो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, जो ये आपकी धरती है, तो ये जो आपका
साउथ पोल पे जो कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका, तो ये आपका कोल्ड डेजर्ट है। आप अगर लद्दाख में जाओगे तो वहां पे भी कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है। तो डेजर्ट दो टाइप के, मतलब बहुत बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस होते हैं वहां पे, एक्सट्रीम कंडीशंस, जीना आसान नहीं होता वहां पे। लद्दाख में क्या बहुत ज्यादा ठंड है, अंटार्कटिका में क्या बहुत ज्यादा ठंड है, वहां पे रहना ही बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए ऐसे ही पानी की कमी जहाँ पे है, पानी की कमी, जो आपके ये मिट्टी वाले जो डेजर्ट होते हैं वहां पे भी रहना बहुत मुश्किल है ना। तो यहाँ के लोग रिजिलियंस होते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं। वो आपने देखे होंगे जो कांटेदार ऐसे, जो कैक्टस का प्लांट आपका जो होता है, कैक्टस का प्लांट जो आपका होता है वो ऐसे कांटेदार प्लांट होते हैं वहां पे, है ना। बड़े बड़े वृक्ष नहीं होते, ऐसे फूलदार पौधे नहीं उगते वहां पे, ठीक है। तो ये आपका एक तमिल संगम है, तमिल संगम है। जैसे अपने यहाँ पे वेद पुराण लिखे गए हैं ना, वैसे ही साउथ इंडिया में भी लिटरेचर लिखी गई थी, ठीक है। लिटरेचर मतलब किताबें लिखी गई थी, उनमें से आपकी आती है तमिल संगम। इसमें जो है 5 प्रकार के लैंडस्केप बताए गए। जैसे अभी हमने पढ़े ना, हमने क्या पढ़े कि पर्वत होते हैं, पहाड़, माउंटेन्स, है ना। हमने क्या पढ़ा, प्लेट्यू होते हैं, पठार। हमने क्या पढ़ा, प्लेन होते हैं, मैदान, है ना। इसके अलावा डेजर्ट पढ़ा हमने, रेगिस्तान। तो ऐसे ही जो तमिल जो संगम है ना, ये किताब का नाम है, जो साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में लिखी गई थी। इसमें इन्होंने 5 तरह के जो हैं धरती के जो लैंडस्केप्स हैं उनके बारे में बात की है। कौन कौन से हैं अभी ये 5, ये इन्होंने अपनी भाषा में लिख रखे हैं, ठीक है। एक था कुरिंजनी, कुरिंजनी मतलब पहाड़ों का जो एरिया होता है ना। उसको वहां पे क्या होता है, उनका ऑक्यूपेशन, मेन ऑक्यूपेशन उनका क्या होता है, हंटिंग एंड गैदरिंग। क्योंकि पहाड़ों पे कृषि नहीं कर सकते, पहाड़ों पे फिशिंग नहीं कर सकते, पहाड़ों पे आपके खदान नहीं मिल सकते, तो पहाड़ों पे लोग क्या करते हैं, हंटिंग एंड गैदरिंग। मतलब पहाड़ों में, जंगलों में चले गए, वहां पे जो भी सेब फल वगैरह मिले उसको इकट्ठा कर लिया, या फिर मतलब किसी छोटे मोटे जानवर को मार के खा लिया पका के। तो ये है कुरिंजनी, पहाड़ी एरियो में जो होता है। ये है मुलाई, मुलाई क्या, ग्रास लैंड और फॉरेस्ट, ग्रास लैंड। तो वहां पे कैटल रेयरिंग करते हैं कि छोटी छोटी पहाड़ियों पे हल्के हल्के जो है घास के मैदान भी वहां पे, और फॉरेस्ट भी है वहां पे, जंगल भी है आसपास वहां पे, है ना। तो वहां पे क्या करते हैं, कैटल रेयरिंग, कैटल रेयरिंग मतलब पशुपालन, ठीक है। इसको आप याद कैसे कर सकते हो, ये पेपर में आ सकते हैं आपके, है ना। तो मुलई को आप मलाई के जैसे पढ़ लो, मुलई को क्या कर लो, मलाई के जैसे पढ़ लो, मुलई से मुलाई को जोड़ लो। तो मुलई, कैटल, कैटल गाय भैंस, है ना, वो दूध देती है, हमें मलाई मिलती है, मलाई खाते हैं, ठीक है। उसके बाद है मारूदम, मारूदम क्या है, जो हमारे प्लेन एरिया है उसको ये मारूदम बोल रहे हैं। तो यहाँ पे फर्टाइल एग्रीकल्चर प्लेन, मारूदम, जो भी रिवर्स के आसपास का जो एरिया है, फर्टाइल एग्रीकल्चर प्लेन। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं, खेती, क्योंकि यहाँ की जमीन जो होती है वो बहुत ही ज्यादा खेती के उपयुक्त होती है। सारे टाइप के उसमें मिनरल्स मिलते हैं हमें, न्यूट्रेंट जो भी है, माइक्रो न्यूट्रेंट्स, मैक्रो न्यूट्रेंट सब मिलते हैं हमें उस खेती में, है ना। तो वहां पे हमारी खेती अच्छी होती है। तो इसको आप कैसे याद कर सकते हो, मारूदम का दम ले लो, कि खेती करने के लिए दम चाहिए होता है ना। खेत में किसान जो है दिन रात बहुत तपता है ना। और हल वगैरह चलाना, खेती काटना, तो बहुत ज्यादा दम चाहिए होता है। तो दम, मारूदम से आप फार्मिंग, खेती के लिए दम चाहिए होता है आपको, ठीक है। उसके बाद चौथी है नेदल, नेदल मतलब कोस्टल रीजन्स, कोस्टल, जैसे ये आपका इंडिया है, यहाँ पे क्या है, अरेबियन सी, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल। तो पानी के आसपास के ये जितने भी ये एरिया हैं, यहाँ पे ये आपके क्या है, कोस्टल रीजन है। तो कोस्टल रीजन में आपका फिशिंग और शिप फायरिंग, यहाँ पे तो मछली पालन ही होएगा, है ना। मछली पालन करते हैं यहाँ पे। आप अगर जाके देखोगे तो जैसे हमारे यहाँ पे सब्जियों की मार्केट लगती है, तो वहां पे मछलियों की मार्केट भी लगती है। ऐसे जहाँ पे नदियां हैं या आसपास कोई पानी का सोर्स है, तो वहां पे जैसे पशुपालन होता है वैसे मछली पालन भी होता है,
ठीक है। उसके बाद है पलाई। पलाई जो है डेजर्ट, जो हमने डेजर्ट का एरिया पढ़ा था, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे फाइटिंग और जर्निंग। तो यहाँ पे ये 2 ऑक्यूपेशन है। तो ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम समरी का। समरी में क्या है, लैंड फॉर्म्स जो है हमने बेसिकली 3 प्रकार के लैंड फॉर्म्स में डिवाइड कर रखे हैं। माउंटेन हो गए, प्लेटू हो गए, प्लेन्स हो गए। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और एनवायरनमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि जो इंसानों की थ्रू आउट द हिस्ट्री, जो इंसानों की जिंदगियां हैं, उनको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया है अलग अलग टाइप के लैंड फॉर्म्स ने जहाँ पे वो रहते हैं। ठीक है, और जो लैंड फॉर्म्स हैं वो आपके कल्चर का इंटीग्रल पार्ट है। आपका कल्चर कैसा है वो बहुत डिपेंड करता है आप जहाँ पे रहते हो उस बेसिस पे। तो इंडिया का जो कल्चर है बेसिकली जो है वो बहुत टाइप से, बहुत डाइवर्स वे में हमारा कल्चर है ना, अलग अलग। हमारे इंडिया में क्या है, हमारे इंडिया में पहाड़ भी हैं, ये हमारे इंडिया में पहाड़ भी हैं, हिमालय है ना, हमारे यहाँ पे रेगिस्तान भी है, डेजर्ट है जो राजस्थान में, हमारे यहाँ पे नदियां भी हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड यहाँ पे है ना। हमारे यहाँ पे कोस्टल एरिया भी हैं, कोस्टल एरिया में आपके महाराष्ट्र, कर्नाटका और ये केरला, तमिलनाडु ये भी आ गए ना। तो हर टाइप के हमारे यहाँ पे देखने को मिलते हैं लैंड फॉर्म्स, और हर टाइप के जो है अलग अलग कल्चर भी यहाँ पे। तो जो लैंड फॉर्म है अलग अलग, हर लैंड फॉर्म के अपने चैलेंजेस हैं और अपनी ही अपॉर्चुनिटी है। चैलेंजेस क्या हो गए, जैसे पहाड़ों में रहने वाले लोग खेती नहीं कर सकते, उनको खेती के लिए दूसरे राज्यों से अपने पास खाना मंगाना पड़ता है, लेकिन उनके वहां पे पहाड़ हैं, है ना, टूरिज्म है, बाकी लोगों के पास वो नहीं है। तो हर लैंड फॉर्म का अपना एक चैलेंज है, अपनी एक अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। ये आप एक्सरसाइज खुद से देख लेंगे एक बार। ये देखें, जैसे सबसे इजी पे आप चलते हैं। रूफ ऑफ द वर्ल्ड क्या है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड एक प्लेटू का नाम था, क्या था, तिब्बतन प्लेटू, ऐसे करके ना। ये मैच द फॉलोइंग है, ये ऐसे आपको मिलाने हैं, ये अपने आप से करेंगे आप ये सब। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। आपका जो ज्योग्राफी है 6th क्लास की वो आपकी खत्म हो गई है। इसके बाद हम नेक्स्ट कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली हिस्ट्री है। इसके बाद हम हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। ज्योग्राफी के आपके 3 ही चैप्टर थे जो कि आज कंप्लीट हो गए हैं। और कृपया करके आप वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको पसंद आ रही है तो, और नहीं पसंद आ रही है तो आप मेरे को कमेंट करके बता भी सकते हैं कि ये चीज़ पसंद आ रही है या फिर ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है, ये चीज़ आपको चाहिए है और इसमें वीडियो में, तो मैं उसमें सुधार करूँगी। ओके, और लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें आप चैनल को, और कमेंट आप ज़रूर कर दें ताकि मेरे को पता लगे, फीडबैक के तौर पे आप कर दें कमेंट। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच सुनने के लिए। हैव ए गुड डे, टाटा, बाय बाय।